आज से छत्तीसगढ़ में 18+ का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। वैक्सीनेशन में गरीब वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने टीकाकरण के लिए तैयारी को पूरा करने की बात कही। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल की अगुवाई में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और वैक्सीनेशन पर चर्चा की गई। बैठक में ये फैसला हुआ कि जो भी राज्य में वैक्सीन आ रहे हैं उसे आज से लगाना शुरू कर दिया जाए। मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि आज सुबह वैक्सीन छत्तीसगढ़ पहुंचेगी और फिर वहां से वेयर हाउस और वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचने तक 1 घंटे का वक्त लग जाएगा। ऐसे में उम्मीद है कि दोपहर 12:30 बजे से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले गुलाबी रंग वाले अंत्योदय राशन कार्ड धारियों का वैक्सीनेशन होगा, फिर बीपीएल और एपीएल कार्ड धारियों को वैक्सीन लगेगी। आज से शुरू हो रहा है वैक्सीनेशन के लिए अभियान और करीब 1.5 लाख डोज की व्यवस्था कर दी गई है। हर विकास खंड में 800 वैक्सीन भेजे गए हैं। वैक्सीन हमारी आ रही है, वो सभी वैक्सीन को हम 1 तारीख से ही लगाना चालू कर देंगे, क्योंकि लोगों में बहुत उत्सुकता इस बाबत थी कि देरी ना हो, क्योंकि हवाई जहाज से ये वैक्सीन करीब 11:30 बजे पहुंचेगी। हमारा अनुमान है कि वेयर हाउस में 12:30 बजे तक ये वैक्सीन आ जाएगी। तो 12:30 बजे से कल ही जहां जहां वैक्सीन को पहुंचा के टीकाकरण चालू किया जा सकता है, उसको टीकाकरण चालू करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। इसमें यह है निर्णय साथ में कि सामाजिक न्याय को भी ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अंत्योदय वर्ग के, जिनके राशन कार्ड गुलाबी राशन कार्ड कहते हैं, अंत्योदय के राशन कार्ड हैं, उनको नागरिकों को पहले लगेगा, फिर बीपीएल के नागरिकों को लगेगा और फिर एपीएल के नागरिकों को लगेगा। जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएगी इस क्रम में लगना है। तो 12:30 बजे से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी और हमारी संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ी है रायपुर से। ममता, आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। लेकिन दिक्कत यही है ममता कि वैक्सीन की कमी है और हम डिपेंडेंट हैं कि कब वो खेप पहुंचे और कब इसे विकास खंडों में पहुंचाया जाए। बिल्कुल देखें, और हालांकि एक बड़ी बात यह है कि लगातार जो संशय बना हुआ था कि वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू होगा या नहीं, इसको लेकर एक तरह से कहें कि संशय खत्म हो चुका है। जी। और सरकार ने फैसला लिया है कि जितनी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है उसके आधार पर वैक्सीनेशन शुरू किया जाए। और यही वजह है कि कोई अलग से नए केंद्र नहीं बनाए गए हैं और बांटा गया है, यानी जितनी वैक्सीन मौजूद है उसको बांटा गया है। और अभी अगर हम बात करें तो 11:30 बजे वैक्सीन पहुंचेगी, 12 बजे वेयर हाउस पहुंचेगी और उसके बाद में जहां जहां पर वैक्सीन जो पहुंच पाएगी उन जगहों पर वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। और जिस तरह से विकास खंडों में 800 वैक्सीन जो है वो भेजी जाएगी, उसकी खेप भेजी जाएगी और करीबन 14 नगर निगम में 2300 वैक्सीन की जो खेप है वो बांटी जाएगी। तो ऐसे कर करके 146 ब्लॉक जो है उनको वहां पर वैक्सीन डिवाइड की जा रही है और उसके बाद वैक्सीनेशन किया जाएगा। जहां पर वैक्सीन आज नहीं पहुंच पाएगी, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, इनको छोड़ करके और भी जो इलाके अगर वहां नहीं पहुंच पाएगा तो वहां पर दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पर वैक्सीनेशन कल से शुरू होगा। लेकिन एक बड़ी बात, अच्छी बात ये कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन को लेकर जो लगातार बिल्कुल ममता, लोग रजिस्ट्रेशन भी लगातार करवा रहे हैं और इस पंजीकरण में ही दिख जाता है कि लोगों का वैक्सीन के प्रति रुझान क्या है, छत्तीसगढ़ में क्या है, इसको लेकर लोगों में प्रतिक्रिया और लोग कितने एक्टिव हैं पंजीकरण को लेकर, क्योंकि जितना पंजीकरण उतना ज्यादा उत्सुकता। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसको लेकर अगर हम बात करें तो चूंकि 1 करोड़ 20 लाख लोगों को, इस आयु वर्ग के करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों को वैक्सीन लगना है और जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं, मौतों के मामले लगातार भयावह हुए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं और लगातार ये जागरूकता भी फैलाई जा रही है कि वैक्सीन जो है वो एक बड़ा बचाव हो सकता है और आप वैक्सीन लगाते हैं तो संक्रमण से तो बहुत कुछ बचाव होगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप संक्रमित भी हो जाते हैं तो स्थिति उतनी खराब नहीं होगी जो बिना वैक्सीनेशन के होती है। तो लगातार ये जो जागरूकता फैलाई गई उसके बाद में ये जरूर देखा गया है कि लोग जो है पंजीयन को लेकर
थोड़ा सा गंभीर होते नजर आया। हालांकि जिस तरीके से अभी व्यवस्था की गई है कि पहले अंत्योदय जो वर्ग के हैं उनको लगाया जाएगा, फिर बीपीएल को लगाया जाएगा, फिर एपीएल को लगाया जाएगा। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिट्ठी भी लिखी थी खासतौर पे इस व्यवस्था को लेकर, क्योंकि उनका कहना था कि अंत्योदय और बीपीएल के जो लोग हैं उनके लिए काफी जो है वो मुश्किल जैसी स्थिति होगी इस तरीके से अपना पंजीकरण कराने के बाद में जो है वो टीकाकरण के लिए अपनी व्यवस्था करना। तो उसकी व्यवस्था को थोड़ा सा और एक तरह से कहें जी जी बिल्कुल, व्यवस्था को और दुरुस्त करने की भी जरूरत है। बेहद शुक्रिया ममता आपका जानकारी देने के लिए। और चलिए कोरोना के आंकड़ों की बात कर लेते हैं। 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 14,494 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 216 लोगों की मौत हुई। बेहद ही दुखद खबर। 24 घंटे में 12,804 ने कोरोना को मात दी है। रायपुर जिले में 56 लोगों की जान गई है। सर्वाधिक दुर्ग में 1310 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में 1118 नए मरीज मिले हैं। तो ये तब की स्थिति है जब इन जिलों में टोटल लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके बावजूद भी केसेस कम नहीं हो रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर कोरोना से जंग में लगातार कामयाबी मिल रही है। करीब 82% से ज्यादा रिकवरी रेट हो चुका है। 10 दिनों में 1,79,000 मरीज ठीक हुए हैं। रोजाना 10,000 मरीज ठीक हो रहे हैं। तो रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रही है। पॉजिटिविटी रेट भी लगातार कम हो रही है। संक्रमण दर भी लगातार कम होता हुआ दिख रहा है। और रायपुर से एक और अहम खबर, कोरोना संक्रमण दर में लगातार कमी हो रही है। संक्रमण दर में 1% की कमी हो चुकी है। पहले 26% हुआ करती थी, लेकिन अब 25 पर आ गई है। बीते एक सप्ताह से संक्रमण दर में लगातार कमी आ रही है। बीते सप्ताह 31% तक संक्रमण की दर पहुंची थी। सीएम भूपेश बघेल ने जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ की स्थिति दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहतर है। सीएम कोरोना संकट को बड़ा बताते हुए लोगों से कोविड नियमों के कड़ाई से पालन की अपील कर रहे थे। सीएम भूपेश बघेल ने वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया, साथ ही जनता को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। भाइयों एवं बहनों, जय जोहार। इस समय पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही है। तत्कालीन सरकार के 15 वर्षों के शासनकाल में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं को कभी पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। इन परिस्थितियों में कोरोना जैसी महामारी का सामना करना एक बड़ी चुनौती थी, परंतु हमने अब तक इस चुनौती का पूरी सक्षमता से सामना किया है। हमने प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे एवं व्यवस्था में सुधार हेतु काफ़ी काम किया है, जिसके कारण ही कोरोना के प्रबंधन में हमारे राज्य की स्थिति अन्य राज्य की तुलना में काफ़ी बेहतर है। पिछले साल जब कोरोना की पहली लहर का हम पर हमला हुआ था, तो हम सब ने मिलजुल कर उसका सामना किया था। वह ऐसा समय था जब हम कोरोना के विषय में ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे। न हमारे पास इसके इलाज के लिए दवाएं थी, न इंजेक्शन आए थे, न वैक्सीन विकसित हुई थी, और इलाज का प्रोटोकॉल भी अपने प्रारंभिक अवस्था में ही था। परंतु सभी के सहयोग से, सभी के भरोसे के साथ और सभी के योगदान के साथ हमने उस कठिन समय पर विजय हासिल की थी। ऐसी आपदा के काल में भी सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना महामारी से बचाव और नियंत्रण के संबंध में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से चर्चा कर महत्वपूर्ण सुझाव लिए। सीएम ने चर्चा करते हुए स्वास्थ्य और चिकित्सा से जुड़े सभी लोगों को कोरोना महामारी की इस लड़ाई में महत्वपूर्ण फ्रंटलाइन वर्कर्स बताया। उन्होंने सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों से सरकार को मिल रहे सहयोग की भरपूर
सराहना की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है ताकि मरीजों को तत्परता से इलाज सुविधाओं का भरपूर लाभ मिल सके। सीएम भूपेश बघेल ने विशेषज्ञों से अपने अपने संस्थान में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल पर मरीजों को सुगमता से इलाज सुविधा का लाभ दिलाने के लिए कहा। आवश्यक चिकित्सा उपकरणों को बढ़ाने समेत ऑक्सीजन प्लांट की सुविधा के लिए भी आवश्यक पहल करने के संबंध में जोर दिया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय द्वारा कोरोना पेंडेमिक की रोकथाम में विश्वविद्यालय की भूमिका पर आयोजित ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित किया। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना महामारी के नियंत्रण और जागरूकता में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। सुदूर आदिवासी क्षेत्र के छात्राओं को वैक्सीन लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय कोरोना जैसी बीमारियों के लिए पाठ्यक्रम के साथ साथ शोध की संभावनाओं की भी खोज करें। रायपुर में बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल कोविड केयर सेंटर पहुंचे। विधायक का कहना था कि सेंटर में मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। 20 अप्रैल से अब तक 40 मरीज को यहां डिस्चार्ज किया गया है। विधायक ने बताया कि सेंटर में 70 ऐसे मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने 200 बेड वाले कोविड सेंटर की शुरुआत की है। कि जो आने वाला मरीज है वो मरीज व्यवस्थाओं से ही आधा ठीक हो जाए और उसको दवाई की कम से कम जरूरत पड़े। और हमें इस बात की संतुष्टि है कि अभी तक 40 मरीज यहाँ से स्वस्थ होकर गए हैं और 10 मरीजों को हमने जो क्रिटिकल थे उनको हमने बड़े अस्पतालों में शिफ्ट करवाया है और आज के समय पर भी 120 मरीजों का लगभग यहाँ पर इलाज चल रहा है। ये पूरी तरह निःशुल्क है। मरीज से 1 रुपये का भी हम कोई चार्ज नहीं करते। हमने 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की है। मरीज को अगर लाना, किसी के पास कोई साधन नहीं है तो उनको लाना पड़े तो लाने की भी व्यवस्था है, उनको घर तक छोड़ने की व्यवस्था भी है, बड़े अस्पतालों में शिफ्ट करने की भी हमने व्यवस्था की है। ये पूरी तरह निःशुल्क है और हमने आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के बारे में सोच कर ही कि जो बड़े अस्पतालों में पैसा खर्च नहीं कर सकते, जिनके पास में हैंड टू माउथ है, अपना पेट भरने के लिए पैसा नहीं है, ऐसे लोगों को हम सुविधा उपलब्ध करवा पाए। तो वही हमारा सोच था और उस सोच के आधार पर हम इस कृति कोविड केयर सेंटर निःशुल्क इसका हम संचालन कर रहे हैं। और सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर, 4 नक्सली गिरफ्तार किए गए। नक्सलियों के पास से डिटोनेटर बरामद किया गया। सर्चिंग के दौरान ये सफलता मिली है। आईडी ब्लास्ट समेत कई वारदातों में ये लोग शामिल थे। एसपी KL ध्रुव ने इसकी पुष्टि की है। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। अब बात करेंगे RIL की। ऑक्सीजन उत्पादन को लेकर RIL की पहल का सुप्रीम कोर्ट ने स्वागत किया। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने अतिरिक्त सचिव सुमित डावरा ने कहा, एक प्रशासक के रूप में मेरे लिए एक आंख खोलने वाला है कि कैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जामनगर रिफाइनरी के जरिए LMO का उत्पादन किया और अब ये बढ़कर 700 मीट्रिक टन पहुंच चुका है। बता दें कि देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मच गया। तब से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जामनगर रिफाइनरी में हर रोज़ 700 टन से अधिक मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। ये ऑक्सीजन कोविड-19 से प्रभावित राज्यों को मुफ्त में दी जा रही है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों को यहाँ से वैक्सीन पहुँचाई जा रही है।
और अब बात भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की करेंगे, जिसने 30 अप्रैल को 30 मार्च को 2021 में समाप्त तिमाही के नतीजे जारी किए, जिसके मुताबिक इस अवधि में कंपनी का मुनाफा 13,227 करोड़ रुपए रहा। इसमें सालाना आधार पर 108.4% की बढ़ोतरी हुई। बता दें, पिछले साल की तिमाही में कंपनी का मुनाफा 6,348 करोड़ रुपए रहा था। पिछले साल कंपनी की कमाई पर कोरोना के कारण लॉकडाउन का जबरदस्त असर देखने को मिला था। वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में कंपनी कंसोलिडेटेड आय 1,54,896 करोड़ रुपए रहा है। सालाना आधार पर कंपनी की आय में 11% की बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं तिमाही आधार पर इसने 24.9% की बढ़ोतरी हुई है। चलिए अब बताते हैं कंपनी के नतीजों को जारी करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी ने क्या कहा। चौथी तिमाही में कंपनी के O2C और रिटेल कारोबार में मजबूत रिकवरी देखने को मिली है। इस अवधि में कंपनी के डिजिटल कारोबार में भी बढ़ोतरी हुई है। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टाटा सन्स के प्रमुख N चंद्रशेखरन से फोन पर बात की। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देगा टाटा। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने बीमा अस्पताल में बने कोविड सेंटर का किया निरीक्षण, कहा सुविधाएं बढ़ाना हमारा लक्ष्य। बुरहानपुर में 32 करोड़ के जिला अस्पताल के विशाल भवन में सभी फैकल्टी के लिए पर्याप्त वार्ड, लेकिन कोरोना महामारी में जमीन पर ही मरीजों का इलाज होगा। गुना के ग्रामीण इलाकों में कोरोना को लेकर जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे तरह तरह के अभियान, ग्रामीण महिलाएं भी दे रही हैं अहम योगदान। देवास के जिला अस्पताल में नॉन कोविड मरीज की इलाज के दौरान हुई मौत, मृतक के परिजनों ने की नर्सेज और स्टाफ के साथ हाथापाई। कोरोना संकट के बीच रीवा से अच्छी खबर, यहां 25 लोगों ने 50 घंटे के भीतर तैयार किया ऑक्सीजन प्लांट। मुरैना जिले के लिए अच्छी खबर, जिले में अब ऑक्सीजन की कमी से कोरोना संक्रमित मरीजों की नहीं रुकेगी सांसें। लॉकडाउन की वजह से परिजन अपने पारिवारिक सदस्यों की अस्थियां नहीं कर पा रहे हैं विसर्जित। नीमच के मुक्ति धाम में हजारों अस्थि कलश विसर्जित के लिए हो चुके हैं इकट्ठे। गुना के बालाजी हॉस्पिटल में मरीजों के परिजनों ने किया हंगामा। 2 दिन पहले ऑक्सीजन की कमी के कारण बीजेपी नेता ने हॉस्पिटल पर लगाया था काम में लापरवाही का आरोप। जबलपुर में क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी की बैठक, मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया का बयान, कहा विधानसभा वार बनेगी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।